नॉर्मली फिल्म में गाने होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये एक म्यूजिकल शो है, पढ़े लिखे लोगों की, हाई क्लास लोगों का म्यूजिकल शो है, जिसके बीच बीच में कुछ अलग अलग कहानियों को डाल के फिल्म का नाम दिया गया है। यकीन मानिए, इस फिल्म के लीड एक्टर ना अनुपम खेर हैं, ना पंकज त्रिपाठी हैं, ना सारा अली खान है, ना कुनकुना सेन शर्मा है, ना आदित्य रॉय कपूर हैं। इस फिल्म के लीड में है म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम और सिंगर पेपॉन, क्योंकि फिल्म में सबसे ज्यादा स्क्रीन स्पेस इन्हीं दोनों का है। तो अनुराग बासु अगेन अपनी फिल्म मेट्रो का सीक्वल लेके आए हैं, मेट्रो इन दिनों, जिसमें इस बार भी 4 कहानियां देखने को मिलती हैं। एक्चुअली 4 नहीं, 5 कहानियां। एक कहानी इन फिल्म वालों को ऐसी जरूर डालनी होती है जो लेस्बियन गे से रिलेटेड हो। फिल्म का ये पार्ट जहां 15 साल की बच्ची अब ये जानना चाहती है कि वो लेस्बियन है या स्ट्रेट, उसे लड़के पसंद हैं या लड़कियां, ये बहुत वियर्ड था। 15 साल की उम्र में शायद मेट्रो सिटीज की हाई फाई लड़कियों में ये फीलिंग आती होंगी, आई डोंट नो, बट 140 करोड़ के इस भारत में जो मैक्सिमम लड़कियां इस एज की होती हैं, उनके मन में शारीरिक बदलाव के कारण कुछ फीलिंग्स आती जरूर हैं, बट कम ऑन यार, ये तो बिल्कुल नहीं आती कि उसे लड़के पसंद है या लड़कियां। अनुराग बासु साहब कुछ भी। एनीवेज, फिल्म की कहानी की बात करें तो यहाँ हर एज ग्रुप के कुछ अनसुलझे रिश्तों को दिखाने की कोशिश की गई है। रिश्तों में स्पेस, रिश्तों में प्यार, प्यार के बाद प्यार करना, फिर प्यार करना और प्यार करते रहना ही दिखाया गया है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी बीवी गोवा में किसी राह चलते लड़के के साथ सो जाएगी। देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट की कहानी पर बोल रहा हूँ, और अब बात करते हैं कि टेक्निकली फिल्म में क्या है, कैसी है। स्क्रीन प्ले की बात करें तो यस, फर्स्ट हाफ ग्रिपिंग है, क्योंकि 5-5 कहानियों के पात्रों को कैरेक्टराइजेशन करके दिखाना था, उनके बीच के संबंधों को दिखाना था, जिसके लिए ब्रेकिंग फोर्थ वॉल वाला फॉर्मूला यूज़ किया गया, जहां किसी सीन में अचानक से कैरेक्टर जो है वो कैमरे से बात करना शुरू कर देता है। उसके साथ साथ फिल्म के सीन्स में 1 टेक में बैकग्राउंड चेंज करके दृश्यों को सिनेमैटिक वे में दिखाने की कोशिश की, जो अच्छा भी लगता है और इजी टू अंडरस्टैंड भी रहता है। देखिए, ये एक बहुत पेचीदा सब्जेक्ट है कि रिलेशंस को कैसे संभाला जाए, रिलेशंस बनाए रखने के लिए क्या कैसे करना पड़ता है, जो कि आई गेस एक वेब सीरीज के रूप में बनाई जानी चाहिए थी, अगर लोगों में उसे देखने का पेशेंस हो तो। 5 लोगों की जिंदगी के इमोशंस को बाहर निकाल कर दिखाने के लिए ये 2.25 घंटे कम है, बट वो कम तब लगेंगे जब कहानी आपको लगातार पूरे समय एंटरटेन करती रहेगी। लेकिन इस फिल्म का सेकंड हाफ खिंचा हुआ सा प्रतीत होता है। लास्ट के आधे घंटे में लगने लगता है जल्दी फिल्म खत्म हो तो हम थिएटर छोड़ें। देखिए, अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाने की होड़ में या खुद को मीनिंगफुल फिल्में देखने वाला बताने के चक्कर में आप फिल्म को मास्टरपीस जैसा नाम दे सकते हैं, बट एंटरटेनमेंट पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक एवरेज फिल्म मुझे महसूस हुई, और मेरी बातों से बहुत से दर्शक इत्तेफाक नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। राइटर ने बड़े तरीके से हर उम्र के लोगों को अपनी फिल्म देखने के लिए लालच दिया है, इसलिए हर एज ग्रुप की कहानी देखने को मिलती है। अगर ओवरऑल बात करें तो सबसे अच्छी कहानी मुझे पंकज त्रिपाठी और कुनकुना सेन शर्मा की लगी, और सबसे वर्स्ट कहानी भी मुझे यही लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस पार्ट को किस फेमिनिस्ट ने बैठकर लिखा और अपना सारा फेमिनिज्म इसमें झोंक दिया। एक पति चीटिंग करता है अपनी बीवी से, ओके, इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। सजा के रूप में वाइफ अपने मायके चली जाती है, जैसा हर फिल्म में या इवन रियल लाइफ में भी होता है। पति हाथ जोड़कर पत्नी से माफी मांगता है, वापस ले जाने को आता है, लेकिन बीवी नहीं मानती। एक समय पे तो लगने लगता है कि ये पति द्वारा जो चीटिंग किया गया था ये मात्र एक बहाना था, उसे एक्चुअली इस चीटिंग की आड़ में अपने अरमान पूरे करने थे। और यहाँ तक भी ठीक है, अरमान सबके होते हैं और सबके पूरे भी होने चाहिए, बट कैसे अरमान? राह से किसी लड़के को उठा लिया, उसके साथ फ्लर्ट किया, और वो भी तब जब उसका पति अब भी उसे मना रहा था। एक समय तो ऐसा आता है जब वो उस लड़के के साथ बिस्तर में चली जाती है, और सिर्फ इसलिए कि उसके पति ने उसके साथ चीटिंग किया। सीरियसली? फन पार्ट तो ये था कि पति जब किसी से ऑनलाइन चैट कर रहा था तो पत्नी भी किसी आदमी से ऑनलाइन चैट करती थी, लेकिन फिर पत्नी को पहले पता चल जाता है कि वो जिससे चैट करी थी वो तो उसका खुद का पति है, और ये पता चलते ही वो सती सावित्री बन जाती है और पति को रिझा के होटल तक बुलाती है। और फिर इट्स अ वेरी पुअर राइटिंग जो गले नहीं उतरता है। बट ये कहानी सबसे अच्छी इसलिए है कि इसमें कुनकुना सेन और पंकज त्रिपाठी ने बहुत कमाल की एक्टिंग की है। पंकज त्रिपाठी हल्का फुल्का कॉमेडी करने के लिए जाने जाते हैं, बट इस फिल्म के एक दृश्य में जब वो कार में रोते हैं तो वो केवल 1 सेकंड का सीन होगा, वो सीन दिल में उतरता है। उस रोने में एक सच्चाई थी, एक पश्चाताप था, एक गुस्सा था। बाकी के एक्टर्स में अली फजल का अच्छा काम देखने को मिलता है, उनके कुछ इमोशनल सीन्स वाकई में खास लगते हैं। वहीं सारा अली खान इस किरदार को और बेहतर निभा सकती थी। कहीं ना कहीं डायरेक्टर का फॉल्ट मानूंगा इसे, जो इस किरदार को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए।
आदित्य रॉय कपूर यंग हैंडसम चुलबुला कैरेक्टर जिनके पास कुछ मीनिंगफुल लाइंस थी जो एक्चुअली सुनने में अच्छी भी लगती है, जैसे शादी में और कुछ हो ना हो लेकिन शादियां लोगों को एक्टिंग करना सिखा देती हैं। वेरी ट्रू लाइन। शादी में जितने भी कपल्स परिवार आपको दिखेंगे वो सब खुश दिखेंगे क्योंकि वो शादी में खुश दिखना चाह रहे हैं। न जाने कितने कपल्स होंगे जो घर से लड़के आए होंगे, कितने ऐसे लोग होंगे जिनको आपस में कई दिनों से बोलचाल बंद होगी लेकिन शादी में दिखते हैं तो सिर्फ मुस्कुराते चेहरे। एक सीन ऐसा है जहां पंकज त्रिपाठी अली फजल से टकराते हैं, जहां मुझे लगा जैसे पंकज जी ने फजल को गुड्डू बुलाया। आप फिल्म देखकर मुझे कंफर्म कीजिएगा कि मैंने सही सुना था या नहीं। मतलब गुड्डू बोलना तो फिर मिर्जापुर से कनेक्शन बन गया। फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है, बस कहानी को थोड़ा छोटा करके थोड़े मसाले जिसे आप एंटरटेनमेंट एलिमेंट्स कह सकते हैं वो डाल के थोड़ा और बेटर ट्रीटमेंट के साथ प्रेजेंट की जा सकती थी। अनुपम खेर वाले पार्ट को आई फेल्ट की ज़्यादा खींचा गया जबकि वहाँ इतना समय देने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब कम टाइम में भी ये कहानी दिखा दी जाती तो उतनी ही इफेक्टिव लग सकती थी। ये तय है कि ये फिल्म केवल बड़े शहरों की एक खास ऑडियंस को पसंद आएगी एंड आई एम श्योर कि फिल्म मेकर्स की भी टारगेट ऑडियंस यही रही होंगी। उन्होंने भी ये सोच के ही फिल्म बनाई है कि ये फिल्म सबके लिए नहीं है, ये चुनिंदा लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया हूं, मुझे लाइफ में फ्रीडम चाहिए, मुझे स्पेस दो, मैं चूली चौका करने के लिए थोड़ी पैदा हुई हूं। तो यस, उन्हें ये फिल्म अपनी सी लगेगी। बीजीएम की बात करें तो उसके लिए भी जगह थी नहीं। मतलब हल्की फुल्की म्यूजिक चलती रहती है डायलॉग्स के साथ, बट जब खुश होने वाले इमोशंस आते हैं या रोने वाले इमोशंस आते हैं कि वहीं कहीं सड़क पे या किसी बिल्डिंग पे प्रीतम दा और पोपोन गिटार लेके उन मोमेंट्स पर अपना गाना बजा डालते हैं। बाकी देखो कुछ ऐसी लाइंस भी हैं जो किसी भोजपुरी फिल्म में होती या किसी बी ग्रेड फिल्म में होती तो सब मुंह बनाने लगते, यहाँ चल जाता है। जैसे सारा अली खान आदित्य रॉय कपूर से कहती है प्रॉमिस करो आज के बाद तुम्हें कोई लड़की नंगा नहीं देखेगी, जिस पर आदित्य कहते हैं पहले तुम तो नंगा देख लो। सुरीले बीजीएम और महंगे कैमरों के आगे ये सब छुप जाता है भाई, ये सब कूल लगने लगता है। फिल्म बोले तो एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट यहाँ है बट पूरी फिल्म में नहीं है। क्लाइमैक्स भी इतना तरसाते तरसाते पॉजिटिव पार्ट तक लेके जाती है कि वो क्लाइमैक्स में सब ठीक हो जाना, सब अच्छा हो जाना उतना अच्छा नहीं लगता। शुरू से जो एक फ्लो होना चाहिए था कि लास्ट में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, वो बासी हो जाता है। मतलब आई एम नॉट श्योर कि मैं आपको कितना अच्छी तरह से समझा पाया हूँ या आप कितनी अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। बाकी म्यूज़िक अच्छा है, गाने अच्छे हैं, मैंने फिल्म देखी है, बाकी आप भी झेले, आप भी देखें। बस यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमारे देश में आने वाली नहीं है, उन्हें फिल्मों के द्वारा नॉर्मलाइज मत करो। बच्चियाँ 15 साल में बच्चियाँ ही हैं। कई बेवफाई के केसेस होने के बाद आज भी बीवियों के लिए पति उनकी पूरी दुनिया होती है, उसे ऐसे ही रहने दो यार। अब और क्या बोलूँ। हैव अ नाइस डे।